नमस्कार। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि एक कंपनी जो यहां सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे भारत पर राज कैसे करने लगी। इसका राज छिपा है कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों में, जिन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। आज हम यही समझेंगे कि कैसे उनके फैसलों ने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो मसाले और कपड़े के कारोबार के लिए आई थी, वो एक पूरे साम्राज्य की मालिक कैसे बन गई? देखिए, इसका जवाब है उन सिस्टम्स में, उन व्यवस्थाओं में जो एक एक करके बनाई गई। आइए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, कोई भी साम्राज्य हवा में नहीं टिकता। उसे खड़े रहने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। अंग्रेजों ने इसी ढांचे को स्टील फ्रेम का नाम दिया। ये वो मजबूत बुनियाद थी जिस पर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का वजन टिका हुआ था। तो ये गवर्नर जनरल आखिर थे कौन? इन्हें एक तरह से ब्रिटिश राज का सीईओ समझा जा सकता है। इनके पास बेहिसाब ताकत थी और ये सीधे लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों और ब्रिटिश सरकार को जवाब देते थे। सही मायनों में भारत की किस्मत की चाबी इन्हीं के हाथों में थी। इस बड़े से ढांचे की नींव रखने वाले दो अहम लोग थे। पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था का शुरुआती ढांचा तैयार किया, मतलब प्रॉपर्टी के झगड़ों के लिए दीवानी अदालतें और जुर्म के मामलों के लिए फौजदारी अदालतें। उनके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें हम सिविल सेवाओं का जनक भी कहते हैं। उन्होंने ही उस ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही की शुरुआत की जो आज भी भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। तो एक बार जब प्रशासन का ढांचा खड़ा हो गया, तो अगला बड़ा काम था इस विशाल देश को आपस में जोड़ना। और इसके लिए इस्तेमाल हुआ उस दौर की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा चेहरा था लॉर्ड डलहौजी। उनके ही दौर में भारत में रेलवे का जाल बिछना शुरू हुआ। और ये जो 16 नंबर दिख रहा है ना, ये भारत की सबसे पहली ट्रेन के सफर की दूरी है, सिर्फ 16 मील। लेकिन इस छोटी सी शुरुआत ने भारत के भविष्य की एक बहुत बड़ी कहानी लिख दी। डलहौजी के दौर में बदलाव की रफ्तार देखने लायक थी। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन दौड़ी। ठीक अगले ही साल 1854 में सड़कें, पुल और नहरें बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी बना दिया गया। और उसी साल टेलीग्राफ लाइनें भी शुरू हो गईं, जिनसे हफ्तों का संदेश मिनटों में पहुंचने लगा। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों की पकड़ को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ लोहे और पत्थर से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए लोग भी चाहिए। और यहीं से नियंत्रण का एक और शक्तिशाली हथियार सामने आया, शिक्षा नीति। साल 1835 में मैकाले ने अपना मशहूर मिनट पेश किया। इसमें एक बड़ा क्रांतिकारी आइडिया था। भारत में पढ़ाई का मीडियम अंग्रेजी होना चाहिए। मकसद साफ था, ऐसे भारतीयों का एक क्लास तैयार करना जो रंग और खून से तो हिंदुस्तानी हों, पर जिनकी सोच, पसंद और समझ अंग्रेजों जैसी हो, ताकि वो राज का चलाने में अंग्रेजों की मदद कर सकें। और फिर लगभग 20 साल बाद 1854 में आया वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और मजे की बात यह है कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ें कहीं ना कहीं इसी दस्तावेज से जुड़ी हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे पेचीदा और कह सकते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर, सामाजिक सुधार। ये वो मैदान था जहां ब्रिटिश दखलंदाजी भारतीय समाज की जड़ों तक पहुंच गई। ये जो रिकॉर्ड है, ये दिखाता है कि सुधारों की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी थी। मतलब अंग्रेजों ने सिर्फ कानून और टैक्स सिस्टम ही नहीं बदला, उन्होंने समाज के उन रीति रिवाजों में भी सीधा दखल दिया जो सदियों से चले आ रहे थे। और इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे जाना माना उदाहरण है सती प्रथा का खात्मा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे एक बड़ी सामाजिक बुराई के तौर पर देखा और दिसंबर 1829 में एक कानून पास करके इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ये उनके सबसे ज्यादा चर्चित कामों में से एक गिना जाता है। तो इन सब फैसलों और बदलावों के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? इन गवर्नर जनरल्स ने पीछे क्या छोड़ा? चलिए अब उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं, जिसका असर आज के भारत पर भी साफ दिखाई देता है। इनकी विरासत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ सिविल सेवा, न्यायपालिका और रेलवे जैसे आधुनिक सिस्टम्स की नींव रखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ हमें मिली राज्य हड़प नीति जैसी नीतियां। यानी अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है तो उसका राज सीधे अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा।
साथ में था जबरदस्त आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक मामलों में दखल। ये सब असल में औपनिवेशिक कंट्रोल को मजबूत करने के औजार थे। और यहीं आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। गवर्नर जनरलों की विरासत को किस नज़र से देखा जाए? क्या ये व्यवस्था और तरक्की की एक कहानी है, या फिर ये सिर्फ कब्जे और कंट्रोल की एक दास्तां है? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है।